हेलो गाइस, आई एम निशांत फ्रॉम कॉन्सेप्ट लाइव। आज मैं आपके लिए फ्लूइड जो चैप्टर है उसका एक सब टॉपिक है बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगी और कुछ प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो बॉयंसी या बॉयंट फोर्स के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी बॉडी पार्शियली या फुल्ली इमर्स हो जाती है लिक्विड में तो वो बॉडी बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करती है। और बॉयंसी जो है वो हमेशा प्रेशर डिफरेंस की वजह से पैदा होती है। अब जैसे कोई लकड़ी का ब्लॉक है, मैंने पानी के अंदर डाल दिया, तो पानी के अंदर ही मैंने डाल दिया, तो आप भी जानते हैं कि प्रेशर जो होता है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है। तो नीचे की तरफ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और ऊपर के किसी भी हिस्से में ऑब्वियसली प्रेशर कम होगा। तो इस ब्लॉक का मूवमेंट हायर से लो प्रेशर यानी ऊपर की तरफ जाएगा। कई जगह पर बॉयंसी को एंटी ग्रेविटी भी बोल देते हैं, पर उसमें मैं थोड़ा लिमिटेशन रखूंगा क्योंकि बॉयंसी सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही नहीं होती है, आज एक्स डायरेक्शन में भी होती है। मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने शुरू में ही लिख दिया है कि बॉयंसी को मैं आपको एक्स डायरेक्शन वाला भी क्वेश्चन लूंगा और बॉयंसी जहां पे वाई डायरेक्शन में लगेगी उसका भी मैं क्वेश्चन लूंगा। पर एक्स डायरेक्शन की बॉयंसी समझने के लिए आपको वीडियो में 10 से 12 मिनट रुकना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जितनी लिमिटेड नॉलेज है वाई एक्सिस वाली सिर्फ वही आप सीख पाएंगे। तो बॉयंसी या बॉयंट फोर्स जिसको मैंने यहां बी से दिखाया है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। साफ साफ लिख रहा है और मैंने तो डिस्प्लेस को देखिए बार बार एक नीले कलर के एरो से हाईलाइट किया है हर जगह पर, क्योंकि जहां जिसने इस चैप्टर या सब टॉपिक में डिस्प्लेस लिक्विड का सेंस खोया, इसका मतलब उसका बॉयंट फोर्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्या सारे स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं? जहां बॉयंसी के अंदर आपने डिस्प्लेस लिक्विड का टर्म खोया वहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है जी। तो आर्किमिडीज साहब ये तो बोले थे कि बॉयंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। तो डिस्प्लेस लिक्विड का ये मास दिखा रहा हूं ऑब्वियसली मैं, ठीक है जी। एल को मैं किसके लिए दिखा रहा हूं? डिस्प्लेस लिक्विड के लिए जी। तो चलो है ही। अब इस मास ऑफ लिक्विड को मैंने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड में बदल लिया, ठीक है जी। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, पर किसके लिए? ऑब्वियसली जो भी एल में इस्तेमाल कर रहा हूं वो इस्तेमाल कर रहा हूं डिस्प्लेस लिक्विड के लिए। तो बॉयंट फोर्स में मेरा जो हीरो वर्ड है, जो मुझे जीरो से हीरो बनाएगा, वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस लिक्विड। ठीक है जी। तीनों को वापस से लिख भी दिया, बाकी मैंने आपके सामने बोल भी दिया है। तो इस डिस्प्लेस लिक्विड को आप अपने दिमाग से ना हिलने दें। जहां ये बात हटी वहीं आपकी दुर्घटना घटी। अब डिस्प्लेस लिक्विड कितना होगा, उसके दो कंडीशन आएंगे। यदि बॉडी पार्शियल इमर्स्ड है, जैसे कि यहां पर दिखा रखा है, पार्शियल इमर्स्ड है ना, कुछ हिस्सा नीचे कुछ हिस्सा बाहर है, तो क्या होगा जब इस तरह की सिचुएशन है तो VL यानी कि इस VL की जगह पर आप क्या लिखेंगे? V2। क्यों? अरे भाई बॉडी जितना डूबेगी उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगी। ठीक, ये पॉइंट क्लियर। अब अपन इसके पास आ रहे हैं। यदि बॉडी फुल्ली इमर्स्ड हो जाए, यानी इसको आज मैं ऊपर से प्रेस करके लकड़ी का ब्लॉक मान के इसको पूरा प्रेस कर दूं, तो V1 जो हवा में दिख रहा है वो भी पानी के अंदर चला जाएगा और फिर बॉडी जब पूरी V1 प्लस V2 करके अंदर डूब जाएगी तो जितना डूबेगी उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगी। यानी उस केस में जो VL हमारे को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है वो आपका क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2, क्योंकि उस केस में हमने मान लिया बॉडी पूरी की पूरी अंदर की तरफ डूब गई है, ये पानी का लेवल रहा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। थ्योरी मैं तो छोटा ही बताता हूं, मैं तो फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा। बाकी आप टेक्स्ट में अपनी हर जगह पर बुक वगैरह में आप देख सकते हैं। अभी तो एक छोटी सीरीज है। अब ये जो बॉडी आपकी फ्लोट कर रही थी, ठीक है जी, कुछ हिस्सा बाहर था कुछ हिस्सा अंदर था, तो वो एक इक्विलिब्रियम में थी। इक्विलिब्रियम में थी तो इसका मतलब हमने उसका वेट और बॉयंसी को इक्वेट कर दिया। वेट नीचे लग रहा होगा, बॉयंसी ऊपर लग रही होगी। तो बॉडी का वेट ऑब्वियसली बॉडी की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय बॉडी का टोटल वॉल्यूम इंटू जी, और बॉयंसी में तो किसके लिए टर्म आनी थी आपकी? लिक्विड की डेंसिटी। और ये V2 क्या आया है? वही डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम। क्योंकि हम किस फिगर की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली इस फिगर की बात कर रहे हैं जो भी हम देख के आए। यही फिगर था, उसी को कॉपी करके हम इधर आ गए हैं। तो इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो ρL है और बॉडी इनसाइड लिक्विड कितनी है? उसका V2 वॉल्यूम है। यानी जितना बॉडी डूबेगी उतना ही वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगी। इसको जी से जी कट जाएगा, इसको रीअरेंज कर लिया, रो वी के नीचे ρL रह गए। तो जब ρL इधर चला गया, V2 ये आ गया और इसके नीचे ये वाला, ठीक है। तो रीअरेंज करके हमने लिख लिया। तो गौर करिए, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड किसका फॉर्मूला है?
रिलेटिव डेंसिटी का। यानी खुद जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो आपको ये बता देती है कि बॉडी का कितना फ्रैक्शन डूबेगा। तो फ्रैक्शन डूबेगा, या फिर मैंने उसको परसेंटेज इमर्शन बोल दिया, या फ्रैक्शन इमर्स्ड, ये भी टर्म सही है। तो परसेंटेज इमर्शन ऑफ बॉडी या फ्रैक्शन इमर्स्ड, या फिर मैं आगे चल के मैं तो एक बहुत ही छोटा सा, अब हूं तो मैं हिंदुस्तानी तो हिंदी तो बोलूंगा ही, तो परसेंटेज इमर्शन को मैं क्या बोल दिया करूंगा, परसेंटेज डूबा। मेरे पास भी चाय रखी है, मैं थोड़ा सा चाय में डूब लेता हूं। तो जब तक मैं चाय में डूबा हुआ हूं, आप कृपया फॉर्मूले अच्छे से देख लें। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने फिगर स्पेसिफिक, आप भी इसी तरह से करेंगे। जब भी ये फॉर्मूले लिखेंगे तो किसी फिगर के रेस्पेक्ट में ही याद करेंगे कि भाई उसमें V2 क्या है, डूबा हुआ वॉल्यूम बॉडी का, जितना डूबेगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। V1 प्लस V2 क्या है भाई, बॉडी का टोटल वॉल्यूम। ओके जी, अब गौर करिए, यदि ये टर्म, क्योंकि आपको परसेंटेज डूबा दिख ही रहा होगा, क्यों, अरे भाई V2 डूबा हुआ है, टोटल वॉल्यूम ये है, तो इसी को तो हम बोलेंगे ना फ्रैक्शन डूबा या परसेंटेज इमर्स या परसेंटेज डूबा। ठीक है जी, तो परसेंटेज डूबा वाली ये जो टर्म दिख रही है आपको, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये एक आपकी जी से भी फ्री आई है। इसका मतलब यदि आज मैं इस सिस्टम को लिफ्ट में रखकर ऊपर की तरफ चला दूं या नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दे दूं, उन सभी केसेस में भी परसेंटेज डूबा आपका ये का यही बना रहेगा। ये भी आप इसको जरा ध्यान रखिएगा। तो इफ दिस सिस्टम इज केप्ट इनसाइड अ एक्सेलरेटिंग लिफ्ट, द परसेंटेज डूबा रिमेन्स सेम। बहुत काम की बात है ये भी, ठीक है जी। तो परसेंटेज डूबा ये टर्म, और वो किस पे डिपेंड है, डेंसिटी पर। और ये फॉर्मूला क्योंकि जी से फ्री है, तो क्यूब पानी के अंदर जितना डूबेगा एट द ग्राउंड या स्टेशनरी लिफ्ट पर, उतना का उतना ही, चलती हुई लिफ्ट में भी उतना का उतना ही रहेगा वो। आइए अब इस पे छोटी सी थ्योरी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, और ये वापस से जहां भी जरूरत पड़ेगी रिपीट करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, पढ़ लीजिए आप जब तक। क्या है भाई, क्यूबिकल ब्लॉक है जो लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, और जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ चलती G/3 से। ठीक, तो शुरू में कितना डूबा हुआ था, हाफ ऑफ द वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लिक्विड। तो वो बॉडी का आधा डूबा हुआ था, आधा बाहर था। इसका मतलब परसेंटेज डूबा हाफ होगा, या वो कितना होगा, 50% होगा। और ये का ही आंसर बाद तक रहेगा, चाहे लिफ्ट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तो अभी हम समझ के आए। ठीक है जी, तो इसका आंसर हाफ ही रहेगा। तो चलने से पहले भी जितना डाटा दे रखा है, यानी एट ग्राउंड की बात की हुई उसने कि भाई जब ग्राउंड पे रखा हुआ है क्यूब और इनसाइड बीकर, तो लिफ्ट के चलने, यदि इसको किसी लिफ्ट में रखकर यदि चला दें तब भी परसेंटेज डूबा सेम रहता है। ये अभी हमने यहां पर आके देखा था कि भाई जो परसेंटेज डूबा का फॉर्मूला, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी, क्योंकि ये तो भाई इधर कट गए थे। और इसका डिटेल में जब 1.5-2 घंटे का बड़ा लेक्चर लेंगे तब बताएंगे। अभी के लिए क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको लिए अच्छा रहेगा। एक बात और, ये का ही कंसेप्ट वो एसएचएम में भी इस्तेमाल करता है। एसएचएम का भी क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन सेम रह रही है, सेम रह रही का मतलब क्या है, यदि इस क्यूब और बीकर में जो क्यूब डूबा हुआ है उसको एक तो आपने ग्राउंड पे रख दिया, उस समय इसको हिला करके छोड़ दें, तो जो टाइम पीरियड आएगा वो का वही उस वक्त भी आएगा जब इस पूरे सिस्टम को एक एक्सेलरेटेड लिफ्ट में रख देंगे। तो मेरी इन दोनों बातों को ध्यान रखें कि एक क्यूब को चलती हुई एक्सेलरेटेड लिफ्ट में रख दिया तब भी उसका परसेंटेज डूबा सेम रहेगा, और वो कितना होगा, वही डेंसिटी ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। साथ ही एसएचएम साइड में भी शिफ्ट हो जाए, तो एसएचएम में भी यही कहानी है, इस सिस्टम को ग्राउंड पे रख देंगे तब भी वही टाइम पीरियड आएगा, और चलती हुई एक्सेलरेटेड लिफ्ट में भी रख देंगे तब भी एक ही आंसर आएगा। तो टाइम पीरियड भी आपका इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट होता है फॉर दिस क्यूब बीकर सिस्टम। तो ठीक है, उसी फॉर्मूले को हम फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई कोई भी जब फ्लोटिंग बॉडी होती है तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी उसका परसेंटेज डूबा दे देती है। तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, एक राफ्ट है, कोई बोर्ड लकड़ी की बनी हुई, इतनी डेंसिटी है, इतना मास है, वो पहले तो पानी में डूबी हुई है, उस पर कितना एक्स्ट्रा वेट रख दें जिससे कि वो जस्ट सिंक हो जाए। तो पहली बात तो जस्ट सिंक का मतलब समझें आप। जस्ट सिंक का ये मतलब होता है कि पानी के लेवल पर जस्ट उसका टॉप पहुंच गया हो। इस यहां पे तो देखिए उसका टॉप बहुत ऊपर है, यहां पे टॉप जो है पानी के लेवल पर आ गया।
तो पहले ये वाला केस तो फर्स्ट लाइन के लिए, तो फर्स्ट लाइन को पढ़ लें पहले। राफ्ट की डेंसिटी 600 और पानी में तो पानी डेंसिटी 1000 होती है, तो वही डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये तो फॉर्मूला है ना हमारा। तो डेंसिटी ऑफ किसकी आएगी, राफ्ट की, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसको आप करेंगे तो 600 बाय 1000, 600 बाय 1000 बेटा कितना आएगा, 60%। तो ये फॉर्मूला किसके लिए, परसेंटेज डूबा के लिए, यानी दिखाई गई सिचुएशन के लिए राफ्ट का 60% ऑलरेडी डूबा है, इसका मतलब 40% उसका बाहर है। तो वो ये कह रहा है बचे हुए 40% को डुबोने के लिए आप एक्स्ट्रा कितना मास या वेट रखोगे, क्योंकि यूनिट तो एक्चुअली केजी में, तो मास कहना ज्यादा अच्छा है। आइए यूनिटरी मेथड के पास चलते हैं। तो भाई 60% डूबने के लिए आपने कितना रखा है, 129 केजी। तो बचा हुआ 40% जो बाहर हवा में मजे कर रहा है, उसको डुबोने के लिए कितना एक्स्ट्रा चाहिए, मान लो x केजी। बस यूनिटरी मेथड है, दोनों को डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आपकी सीधी सीधी 86 केजी आ जाएगी। ठीक है जी। और यूनिटरी मेथड इसलिए लग जा रहा है क्योंकि बॉयंसी के अंदर जो फोर्स होता है वो लीनियर फंक्शन ऑफ इमर्स्ड डेप्थ का होता है। ठीक है जी, लीनियर फंक्शन होता है, पावर 1 ही आ रही है उसमें, इसलिए। इधर आ जाए, उसी परसेंटेज डूबा इक्वल टू आर डी का कॉन्सेप्ट पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़ लें। तो जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वो कहता है पानी के अंदर तो जो स्फीयर है जिसकी डेंसिटी अपन ने ρs मान ली 1/3 आउट है, पर मेरा फॉर्मूला तो डूबा के लिए, तो 1/3 आउट है, इसका मतलब 2/3 अंदर है। तो अंदर उस स्फीयर का कितना पार्ट है, 2/3। ठीक है जी, परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, परसेंटेज अपने आप में फ्रैक्शन ही होती है। तो दैट इज इक्वल टू आर डी का फॉर्मूला। तो ऊपर कौन दिख रहा है, स्फीयर, और नीचे कौन दिख रहा है, पानी। भाई स्फीयर हल्का है तभी तो पानी में तैर रहा है। तो ρs यानी रो बॉडी डिवाइड बाय रो लिक्विड यानी कि पानी है। तो हमारा वही फॉर्मूला आर डी इक्वल टू परसेंटेज डूबा, ये परसेंटेज डूबा को दिखा रहा है, ये आर डी को दिखा रहा है। तो इसको सॉल्व करने पर आपको ρs की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। सारी डेंसिटी की यूनिट मैंने सीजीएस में यानी ग्राम सीसी में लिए, इसलिए पानी की डेंसिटी मैंने 1 रखी है, 1 ग्राम सीसी। अब चलते हैं आगे। भाई एक जो अननोन लिक्विड है, ये जो अननोन लिक्विड है जिसके के अंदर स्फीयर 3/4 बाहर था, 3/4 बाहर था, पर मेरा फॉर्मूला डूबा के लिए यानी अंदर कितना था, 1/4। तो 1/4 इक्वल टू, फिर से है तो स्फीयर की बात करें तो बॉडी कौन है, स्फीयर, अननोन लिक्विड कौन है, ρx से दिखा दिया। बस ρs की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दें, ρx को सॉल्व करें, आपको ये मिल जाएगा 8/3 ग्राम सीसी। तो इस तरह से ये बहुत वर्सेटाइल है। आरडी का फॉर्मूला सीधा परसेंटेज डूबा पे लगाएं फ्लोटिंग बॉडीज के लिए। इधर से आ जाएं, ये एम्स का क्वेश्चन है जिसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहां पर दिखा दिया है। तो वही आरडी रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू परसेंटेज डूबा को हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो एक कैंडल दिखाई हुई है, ये उन्होंने डाटा दिखाया हुआ था, एक कैंडल थी जो आधी डूबी हुई थी आधी बाहर थी। फिर से समझें, आधी डूबी हुई थी आधी बाहर थी, ओके। बट वो कैंडल जो है वो 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर से जल रही थी। ये येलो कलर की मैंने फ्लेम दिखाई है। तो वो लगातार 1 घंटे में कितनी जल जाती थी बेटा, 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमसे बोल रहा है कि भाई यदि पूरी कैंडल इतने से जल रही है तो उसका टॉप किस रफ्तार से नीचे या ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके टॉप के बारे में उसने पूछा था। ठीक है, हम तो हमारा वही फॉर्मूला आरडी क्या होगा, बॉडी कौन है यहां पर, कैंडल, तो रो कैंडल डिवाइड पानी में डूबी है, इक्वल टू भाई डूबी हुई कितनी है, L/2, और टोटल कितनी है, L/2 प्लस L/2, यानी कि टोटल कितनी हो गई, L। तो इससे हमको वैसे भी ये इससे कट जाएगा, तो हमें कैंडल की डेंसिटी पता चल जाती। तो पानी की यदि 1 मान लें सीजीएस सिस्टम में तो वो कितनी होती, 0.5 हो जाती। एनीवे, अब कैंडल जल रही है, जलने दो। उसके जलने से ना तो पानी की डेंसिटी बदल रही है और ना ही कैंडल की डेंसिटी बदल ही नहीं थी। तो ये वाला रेशियो तो फिक्स है, ये वाला रेशियो फिक्स है। तो जलने के बाद, इस रफ्तार से जलने के बाद हमने मान लिया डूबा हुआ हिस्सा है ना, तो डूबा हुआ हिस्सा हमने मान लो अब x मान लिया। ठीक है जी, और 1 घंटे के बाद, ये हमने डाटा किसके लिए लिखा है, 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे के बाद जो टोटल लेंथ है, जो पहले L से दिखाई, अब कितने से दिखाएंगे, L-2 से। ओके, बस ये डाटा बदल नहीं रहा, तो ये रेशियो सब जगह मेंटेन करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू इधर से करके देख लीजिएगा क्या आएगी, L/2 - 1। यानी कि ये जो डूबी हुई लेंथ है L/2, वो थोड़ी देर बाद -1 से होके नई क्या हो जाएगी, L/2 - 1। तो जितनी ये होगी उतनी उतनी वो होगी। क्यों भाई, डेंसिटी तो बदल नहीं रही है, इसलिए हमेशा रेशियो वो वही रहेगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं इसका बॉटम भी 1 सेंटीमीटर ऊपर हर 2 घंटे बाद, ये पहले 2 घंटे बाद, ये फिर अगले 2 घंटे के बाद, तो इसका बॉटम भी 1-1 सेंटीमीटर ऊपर चलता चला जाएगा और टॉप भी 1-1 सेंटीमीटर से नीचे आता चला जाएगा। तो इस तरह के कन्वर्जिंग ट्राइंगल के अंदर ये कैंडल का पैटर्न आएगा।
आंसर कुल मिलाकर ये है, द टॉप, उसी का पूछा था, टॉप इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर आवर। तो ये टॉप है, थोड़ी देर में ये टॉप है, और 2 घंटे बाद देखते तो ये टॉप होता, इस तरीके से। तो ये एम्स का एक बड़ा क्वेश्चन है, आप इसके कहीं भी सॉल्यूशन देखिएगा वो बहुत बड़े होंगे और समझ में भी नहीं आएंगे, पर मैंने इसको काफी एक छोटे तरीके से कोशिश की है। उसमें थोड़ी वेरिएबल डेंसिटी वगैरह डाल रखी थी, मतलब सिंबल वेरिएबल वेरी कर रहे थे, डेंसिटी वेरी नहीं कर रही थी। मैंने उसी डेंसिटी वगैरह को इसमें कांस्टेंट जैसा मान के, या चलिए जो भी आप इसमें डाल दीजिएगा, तो पानी की 1 तो उसकी हाफ आ जाती। एनीवे, तो हल्का सा करेक्शन किया है, बाकी कंसेप्ट वो का हुई है। हाँ, अभी तक जो भी ठहरे हुए हैं उनको अब मैं हॉरिजॉन्टल बॉयंसी के बारे में बताता हूं। याद करिए, ये लाइन तो मेरी पहली स्लाइड के अंदर भी थी कि बॉयंसी अराइजेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ठीक, तो ये क्वेश्चन आएगा कि एक लिफ्ट के अंदर पानी भरा हुआ था, और बीकर के अंदर पानी भरा हुआ था, और इस बीकर को आपने धक्का दे दिया इस तरफ। ठीक है जी, तो बीकर को उस तरफ जब धक्का दे देंगे तो जो पानी जो अब तक स्ट्रेट था वो क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा, और पानी अपने मिड पॉइंट के अबाउट थीटा एंगल से घूम जाएगा। तो पानी की जो टॉप सरफेस, जिसे फ्री सरफेस कहते हैं, वो अपने मिड पॉइंट के अबाउट घूम जाएगी थीटा एंगल से, और वो थीटा एंगल आप भी जानते हैं इस छोटे से फॉर्मूले से दिया जाता है, tan थीटा इक्वल टू a/g। बहुत कॉमन फॉर्मूला है, फिजिक्स में बहुत चैप्टर में आता है। अच्छा, अब ये तो घूम गया, तो पानी की जो फ्री सरफेस है वो इस तरह से हो गई। फिर वो हमसे पूछेगा, यदि बीकर को इस तरफ एसिलेट किया है, तो ये जो अंदर जो बलून है एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, धागे से जुड़ा हुआ है, और बलून के अंदर कोई हल्की गैस भरी हुई है, तो पूछेगा बताइए बलून किधर जाएगा। द बलून इनसाइड बीकर विल मूव लेफ्ट और राइट। बच्चों का अक्सर इसका जवाब गलत ही आता है, मैं आज आपको वो याद ही करा दूं। ठीक है जी, तो हम ये ध्यान रखें, जो हमने फर्स्ट लाइन में मैंने लाइन लिखी थी उसको तो मैं कॉपी पेस्ट करके लगा दिया है कि बॉयंसी राइजेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो आप खुद बताइए प्रेशर किस तरफ ज्यादा है। ऑब्वियसली प्रेशर, ये मैंने 0.1 माना है बलून के इस तरफ, और ये 0.2 माना है मैंने बलून के राइट साइड। तो P1 विल बी ग्रेटर देन P2। क्यों होगा भाई, देखो प्रेशर जो होता है वो अल्टीमेटली लिक्विड की हाइट की वजह से होता है ना। तो यहां से लेके जब यहां तक कि पानी का हेड देखेंगे या पानी की गहराई देखेंगे, वो देखो ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू दिस। तो यहां पर देखिए पानी की गहराई कम है, यहां पे पानी की गहराई ज्यादा है, तो इसलिए वहां का प्रेशर भी ज्यादा होगा 0.1 पे, 0.2 पे प्रेशर कम होगा। बस अब किधर जाएगी बलून का मूवमेंट, किधर होगा, हाई से लो प्रेशर। तो बिल्कुल राइट, इसमें कौन सा आंसर आएगा आपका, बलून विल मूव टुवर्ड्स राइट, राइट वाला आंसर आपका आएगा। तो बलून विल मूव टुवर्ड्स राइट, तो जिस तरफ लिफ्ट ये बीकर जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका बलून जाएगा। वैसे भी देख लें, वाई डायरेक्शन का आप सबको पता रहता है कि वाई डायरेक्शन में प्रेशर का चेंज, जिस तरह से वाई की आपकी दूरी बदल रही है वो माइनस रो जी होता है, फिर यही फाइनली इंटीग्रेट करके किस में बदल जाता है, डेल्टा पी इक्वल टू रो जी, और वाई डायरेक्शन की डिस्टेंस अपन क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। वही फॉर्मूला जब आप वाई की बजाय एक्स में लगाते हो तो एक्स में क्या होगा, एक्स डायरेक्शन का ये एक्सेलरेशन लिया जाएगा। जी तो ऑब्वियसली वाई डायरेक्शन का होता ही होता है, तो फॉर्मूले सिमिलर होते हैं। यदि यहाँ वाई ले रहे हैं तो वाई डायरेक्शन एक्सेलरेशन जी होगा, और इस वाले केस में एक्स डायरेक्शन में यदि आप जा रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लिया जाता है। तो प्रेशर का वेरिएशन ना सिर्फ वाई डायरेक्शन में होता है बल्कि में एक्स में भी होता है, इस तरह की सिचुएशन के लिए। इसको जरा खास क्वेश्चन है ये भी आईआईटी में हुआ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एक लकड़ी का वुडन ब्लॉक है, पानी के अंदर इस तरह से फ्लोट कर रहा था, उसके टॉप पर एक कॉइन रख दिया। ये कॉइन है, तो पर्पल कलर का दिखा हुआ कॉइन यदि बीकर में गिर जाए, ये यहां पर दिखा दिया, तो ये बॉटम पर आ गया इसमें, इस केस में। तो वो कह रहा है यदि कॉइन यहां से गिर के बॉटम पे पहुंच जाए तो पानी का लेवल बताइए राइज होगा कि फॉल होगा। क्वेश्चन को देखते ही बच्चों को थर्स्टी क्रो की कहानी याद आ जाती है। थर्स्टी क्रो में क्या था, वही बाहर से पत्थर लाया। देखो फिर से क्या बोल रहा हूं, बाहर से पत्थर लाया। स्प्राइट का ऐड भी आता था ना, स्प्राइट का ऐड यही तो आता था ना कि भाई फर फर उड़ गया रे, छोटे छोटे उड़ गया रे, ऐसा कुछ था। वो एक क्रो दिखाते थे गोल्डन कलर की चेन पहने हुए, बहुत पहले की बात है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई बाहर से कोई पत्थर डाला है तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है जी, पर ऐसा होगा नहीं। यहां पर क्या है, एक्चुअली जो कॉइन है वो ऑलरेडी सिस्टम का पार्ट है, वो बाहर से नहीं आ रहा। मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉइन सिस्टम का पार्ट है, वो बाहर से नहीं आ रहा। तो दोनों सिचुएशन में देखिए होगा उल्टा। अभी आप खुद देखेंगे कि पानी का लेवल जो है फॉल हो जाएगा। समझ में आए तो अच्छा, नहीं तो आप लाइन तो याद ही रखिएगा। सिंकिंग ऑब्जेक्ट या इंप्योरिटीज होती हैं, वो इस तरह से यदि गिर जाती हैं तो पानी का लेवल गिर जाता है। ठीक है जी, जरा देखिएगा कैसे।
जब कॉइन यहां पर रखा हुआ है तो कॉइन का वेट इक्वल टू कोई ना कोई तो उसे बॉयंसी दे ही रहा होगा ना, कि भाई कॉइन के रखने से पहले भी लकड़ी का ब्लॉक किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे डूबा होगा। जैसे आप किसी बोट में राइड करते हैं तो क्या होता है, पहले वो अपने वजन की वजह से तो ऑलरेडी डूबी होती है, फिर जैसे ही आप बैठे आपके वेट को बैलेंस करने के लिए बोट थोड़ी और डूब जाती है। तो यहां भी वही कहानी है कि जैसे ही कॉइन को रखा हुआ तो कॉइन की वजह से, मैं सिर्फ कॉइन की वजह से जो एक्स्ट्रा बॉयंसी आई जो कॉइन को बैलेंस करी, सिर्फ वो उसकी बात कर रहा हूं, मुझे ऑलरेडी ब्लॉक से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये मैंने फर्स्ट केस में बना दी इक्वेशन। जब कॉइन बेचारा नीचे गिर गया तो अब वो तो बॉटम को टच कर गया, बॉटम को टच करते ही एक नॉर्मल नाम की रिएक्शन भी आ जाएगी, क्योंकि अब तो हार्ड सरफेस है नीचे। तो दूसरे सिचुएशन में आपकी ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो इस केस में बॉयंसी B2 मानी और वेट तो सेम है, कॉइन का कभी तो बदला ही नहीं। अब यानी ये दोनों इक्वल हैं, वेट तो इक्वल है, तो दिस बराबर दिस, ये इक्वेशन बनेगी। अब B2 छोटा हो गया, क्यों? उसमें इफ यू आर समथिंग एडिंग देन इट इज इक्वल टू V1, तो ऑब्वियसली B2 जो है आपका क्या हो गया, V1 से छोटा हो गया। तो दिखाई गई सिचुएशन में अब देखिएगा B2 V1 से छोटा है। अब बॉयंसी का फॉर्मूला तो वही है हमारा, वही रो लिक्विड वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू G। तो क्या होगा, दोनों केस में पानी सेम है, G भी सेम है, तो अल्टीमेटली सारी बात किस पर जाएगी, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वॉल्यूम पर। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम इस केस में अपन ने V2 दिखा दिया और इस केस में डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम अपन ने V1 दिखा दिया। ठीक है जी, तो ये दोनों सिंबल मैंने फिर से दिखा रखे हैं। इसका मतलब ये हो गया, इस 1 वाले केस में डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा था, यानी जब ये कॉइन महाराज उस कुर्सी यानी इस ब्लॉक को एंजॉय कर रहे थे तो दे वर डिस्प्लेसिंग ग्रेटर या फॉल्स वॉल्यूम एंजॉय कर रहे थे, वो ज्यादा वॉल्यूम हटा रहे थे। जब वो गिर पड़े तो वो अपनी औकात पे आ गए, जैसे कहते हैं ना सत्ता, कुर्सी चली गई। इसमें क्या हुआ, कुर्सी पे बैठे थे, कुर्सी जाते ही आपके ना तो बॉडीगार्ड रहेंगे ना आपकी वो बुलेट प्रूफ कार रहेगी, वो उसी तरह से आप इसको रिलेट कर लें। तो यहां तो भाई PM बने हुए थे ये, और यहां पर कुछ नहीं बचे, इलेक्शन हार गए, तो वो अपनी एक्चुअल वॉल्यूम पर आ गए, क्योंकि यहां पर ये फुल्ली इमर्स्ड है, तो यानी जितना इसका वॉल्यूम हो उतना ही लिक्विड हटाएगा। ठीक है जी, तो वो ये लाइन मैंने फिर से लिख दी, कॉइन वाज एंजॉइंग फाउल्स डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम वाटर व्हेन ऑन द ब्लॉक। तो अल्टीमेटली क्या होगा, लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मान लो ये 100 डिजिट है, वहां पर वो फॉल्स वॉल्यूम 120 कर रहा था, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 का। ये 20 कौन एडजस्ट करेगा भाई, ऑब्वियसली पानी का लेवल उस 20 को एडजस्ट करने के लिए नीचे गिर जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन क्या आएंगे इसके, कि भाई किसी बोट के अंदर पत्थर या आयरन वगैरह भरा हुआ है और वो देखिए लेक या पॉन्ड में है ना, यदि वो डूब जाती है तो ऑब्वियसली वहां भी यही सिचुएशन लगेगी, द लेवल ऑफ दैट लेक और पॉन्ड विल फॉल। इसी तरीके का ये भी क्वेश्चन आएगा, आइस है, आइस के अंदर आपने कोई स्टोन का पीस या आयरन का पीस आपने जमा दिया और फिर उसको किसी बीकर में डाल दिया पानी के अंदर। जब ये आइस की बॉल पिघल जाएगी और ये कॉइन या पत्थर नीचे चला जाएगा तो फिर से इसका लेवल, तो मुझे कुछ नहीं कहना, जब भी सिंकिंग इंप्योरिटी, सिंकिंग ऑब्जेक्ट है ना, ये कॉइन भी सिंकिंग था, जब भी आएंगे तो फॉल आपको टिक करना होगा, ध्यान रखिएगा इसको। अब ये बस नीट 2016 का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और डिस्कस कर दूं, फिर अपन इसकी क्लोजिंग करेंगे। ठीक है जी, तो हिंट तो मैं ये देना चाहता हूं कि कभी भी इक्विलिब्रियम दे रखा हो पर बॉडी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की हो तो वो कौन होंगी, सिलेंडर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है। ठीक है जी, क्यूब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है, क्यूबॉइड भी क्या होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। तो मैं साफ साफ बोल रहा हूं यदि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा तो एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं, ये देखिए यहां पर आप ये देख के आया था ना वॉल्यूम, अब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, उसको V2 को क्या लिख सकते हैं, AL2 डिवाइड बाय यहां भी क्या जाएगा AL1, समझ रहे हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो एरिया सब जगह पर सेम आएगा तो वो कट जाएगा। ठीक है जी, तो अब सिर्फ डाटा किस में रह गया, सिर्फ लेंथ के अंदर डाटा रह गया, या इस चीज को आप यहां भी समझ सकते हैं, एरिया दोनों तरफ कॉमन लेके हट जाएगा। तो यदि एरिया हट ही गया है तो देखिए एरिया हटाने के बाद अल्टीमेटली सिर्फ आपकी ये टर्म रह जाएगी, बॉडी के लिए भी वही डेंसिटी और L, क्योंकि एरिया इस साइड भी रहा होगा, एरिया इधर डिस्प्लेस्ड लिक्विड साइड में भी रहा होगा, तो वो एरिया से एरिया कट गया, तो बस यही टर्म बची रह जाएगी, डेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ बॉडी इक्वल टू समेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेस्ड लेंथ ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है जी, अब एक से ज्यादा लिक्विड हो तो 2-3 टर्म ले लेंगे। ठीक है जी, तो इसी की हम 2-3 टर्म ले लिया करेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए जरा देखिए नीट 2016 का क्वेश्चन,
ये सारे डाटा आपने पढ़े होंगे भाई। दो डेंसिटी वाले लिक्विड हैं, एक तो है ये इस तरह का है ना, एक तो ये रो और दूसरा है एन रो, ये दिखा दिया मैंने। डेंसर लिक्विड कौन है? एन रो, क्योंकि एन की वैल्यू उसमें 1 से बड़ी मानी है। और हल्का लिक्विड कौन सा हो गया? रो, क्योंकि जो ज्यादा भारी लिक्विड होता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी लंबाई एल है, तो यहां से लेके यहां तक की पूरी लंबाई मैंने एल दिखा दी। अब उस सॉलिड सिलेंडर की डेंसिटी डी मान ली गई है, जो हमको निकालनी है। एक डाटा लाइन और दे रखी है, सिलेंडर की लेंथ जो है वो पीएल है। पी को मैंने देखो पर्पल कलर से दिखाया, क्योंकि जिस समय ये क्वेश्चन आया था उस बुकलेट में तो पी और ओ में बड़ा कंफ्यूजन था, तो मैंने पर्पल कलर से उसकी लेंथ दिखाई है। ये पीएल वाली लेंथ जो है वो इनसाइड डेंसर लिक्विड है, डेंसर लिक्विड नीचे वाला, तो ये लेंथ पीएल हो गई। टोटल लेंथ कितनी है? एल, तो एल में से ये पीएल अपन ने माइनस कर दिया। ठीक है जी, ये अब आपके सामने सारी सिचुएशन आ चुकी है। ओके, बस मैं इसके पास जाऊंगा। तो पहले ये साइड बॉडी के लिए और इस साइड में अपने क्या है, कई सारे लिक्विड है, तो सबका समेशन करेंगे। आइए, ये पहले मैंने डेंसिटी इनटू लेंथ बॉडी के लिए लिख दी, तो डी डेंसिटी और पूरी लेंथ कितनी है? एल, ये आ गई बॉडी वाली साइड। अब इस साइड में अपन लिखते हैं वही लिक्विड जो डिस्प्लेस हुए है ना, डिस्प्लेस लिक्विड की साइड लिखते हैं। तो पहला डिस्प्लेस लिक्विड रो ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय ये कंप्लीटली इमर्स्ड है, तो कितनी लेंथ उसमें डूबी हुई है? एल माइनस पी एल। सिमिलरली अभी दूसरा लिक्विड ले लिया, तो दूसरे लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय उस दूसरे लिक्विड की डिस्प्लेस लेंथ, ये लीजिए, तो उसकी डिस्प्लेस लेंथ कितनी है? पी एल। बस अब इसको सॉल्व कर लें, काट पीट लें। लिक्विड की डेंसिटी डी आपको निकालनी थी, ये आपका आंसर आया था, और ये आपके वहां पे डी जगह डी ऑप्शन में दे रखा था। तो मैंने एक बड़े क्वेश्चन को एक छोटे तरीके से बताने की कोशिश की है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए वाकई में लगेगा। इससे एग्जाम के टाइम में जब लास्ट नाइट पे रटते हैं तो उसको जरूर रट लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, इसका दिखाता हूं। हाँ, ये रहा, ये एक आइस क्यूब है। ठीक, फिर से वो दो लिक्विड में रखा हुआ है। नीचे तो पानी दिखा दिया मैंने, जिसको ग्राम सीसी में है सारी यूनिट, और उसके ऊपर ये केरोसिन दिखा दिया, ये सब यहां पे लिखा हुआ है। तो एक आइस का क्यूब इस तरीके से दो लिक्विड में रखा हुआ है, तो इसमें अपन फिर से इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, क्यूब का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। तो आइए, सबसे पहले तो द फ्रैक्शन ऑफ क्यूब इनसाइड डिफरेंट लिक्विड अपन निकाल लेते हैं। ठीक है जी, कि कितना उधर हुआ कितना इधर है, कंप्लीटली डूबा है दोनों में। तो पहले तो बॉडी के लिए लिखा, तो बॉडी की डेंसिटी 0.9 और टोटल लेंथ कितनी मान ली? L1 प्लस L2। जरा देखिए, फिर से आपकी फॉर्मूला भूल जा रहे हो तो ये रहा, बॉडी की डेंसिटी इंटू टोटल लेंथ ऑफ बॉडी। दूसरी साइड में आप लिक्विड के लिए लिखना शुरू करते हैं। तो लिक्विड में ऊपर वाला लिक्विड पहले लिया, चलो 0.8 इंटू उसके अंदर जो लेंथ है वो L1, फिर दूसरा लिक्विड पानी है 1 इंटू उसके अंदर डूबी हुई लेंथ। इस पूरे को आप सॉल्व कर लें, बड़े आराम से आपको पता पड़ जाएगा दोनों लेंथ बराबर हैं। इसका मतलब वो जो आइस क्यूब है वो आधा ऊपर वाले केरोसिन में डूबा है, आधा इधर डूबा हुआ है। ओके, ये कहानी तो खत्म हो गई। तो फ्रैक्शन दोनों तरफ आपका इक्वल इक्वल आ गया, किसी में भी निकाल लें, हाफ इस साइड में होगा और हाफ ही दूसरे में होगा। अच्छी बात है, एक क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब इधर आ जाओ, यदि वो आइस पिघल जाती, तो वो ही पूछ रहा है, यदि आइस पिघल जाए, वो आइस पानी पिघल के क्या बनाएगी? पानी बनाएगी, और पानी किस साइड में जाएगा? पानी में जाएगा। पानी ये उसमें केरोसिन में मिक्स होने से रही, तो वो हमसे पूछ रहा है आइस पिघल करके जब पानी में मिक्स हो जाएगी तो ओवरऑल पानी का लेवल राइज होगा कि फॉल होगा। तो आइए, एक छोटा सा डाटा है, आइस जब भी मेल्ट होती है तो अपने टोटल वॉल्यूम का सिर्फ 90% बनाती है। ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी वैसी होती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसका अपन ने यदि V वॉल्यूम मान लिया, तो जब आइस क्यूब पानी में बदलेगा तो उसके टोटल वॉल्यूम का सिर्फ इतना सा पानी बनता है, 10% की कमी हो जाती है। तो जो नया पानी बना वो मिक्स होके पुराने पानी की तरफ जाएगा, और पुराने पानी के अंदर कितनी जगह खाली है? सिर्फ 0.5 भी, 50% ही तो जगह खाली है। तो ये वाली साइड हमने किसके लिए लिखी है? ये इस वाले के लिए। तो पुराना पिघलने से पहले वहां पर कितनी जगह खाली है? सिर्फ 0.5 भी। ठीक है, नया पानी कितना बना है आप भी जानते हैं, नया पानी बना है 0.9 बी। तो इसका मतलब क्या होगा? 0.9 बी में से 0.5 भी घटाओगे तो यानी 0.4 भी अब आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि आइस तो यहां से पिघल के किधर आएगी? नीचे। तो ये जो ऊपर सिर दिख रहा है वो भी इधर ही आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? इसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और ऊपर वाले का लेवल, केरोसिन का लेवल रिड्यूस हो जाएगा, इसकी लेवल बढ़ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज कई सारी आपको छोटी छोटी ट्रिक बताई गई हैं, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको किसी भी नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग्स के जो 1.5 घंटे के वीडियो उनसे भी आपका हैवी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसको ध्यान से समझिएगा, फिर कभी डिटेल में 1.5 घंटे की लंबी क्लास में सारी बातें बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कॉन्सेप्ट लाइव को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।
ओके बाय।